माय नेम इज आर्या अनुपम। अरे क्या इश्यूज है पहले तो युवाओं के बनारस के, इसलिए बनारस के मैं पूछ रहा हूँ वाराणसी के, क्योंकि ये प्रधानमंत्री की लोकसभा सीट है, तो यहाँ पर कितनी चुनौती? सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट द नेटिव ऑफ बनारस। स्टिल सर वर्ल्ड वाइड बात की जाए पूरे इंडिया लेवल पे तो दो सबसे गंभीर समस्याएं जो आज के समय में देखा जा सकता है, पहली बात तो सर बेरोजगारी, दूसरा वुमेन सेफ्टी का मुद्दा। सर आज अभी रिसेंट रिसर्च के अकॉर्डिंग 83% इंडिया पॉपुलेशन जो है अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार है। और मैं युवा हूं तो सबसे पहले इस बारे में बात करना चाहूंगी कि सरकार को इस मुद्दे पे काम करनी चाहिए। दूसरी बात होती है सर वुमेन सेफ्टी की। सरकार को ये लगता है कि 33% वुमेन रिजर्वेशन पास करके ये वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन सेफ्टी का प्रमोट करे, बट ये इसका दूसरा बस ये वोटिंग अपीजमेंट पॉलिसी है जैसा कि मुझे लगता है। दूसरी चीज सर ये है कि आज भी एनसीआरबी के इसमें ये नहीं लगता कि आपको महिला आरक्षण की बात तो सदियों से होती रही है, कम से कम एक इनिशिएशन हुआ है, ठीक है, वो जब लागू होगा 2029, अभी एक प्रोजेक्शन है कि 2029 में शायद उसको लागू कर सकते हैं। उसके बाद हालांकि मुझे लगता है कि अगर 2029 में लागू होता है तो उसके बाद 5 साल शायद और लग जाए वो रिप्रेजेंटेशन बढ़ने में। सर आई अप्रिशिएट गवर्नमेंट फॉर दिस, लेकिन अभी भी बहुत सारे इश्यूज है वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर जिसपे सरकार को काम करनी चाहिए। एनसीआरबी के डेटा के अकॉर्डिंग अभी भी 70% महिलाएं जो है घरेलू हिंसा का शिकार है, 60% से ज्यादा वुमेन ट्रैफिकिंग का शिकार है, जिसपे सरकार को काम करनी चाहिए। सर सरकार तो जब भी भाषण होते हैं, चाहे सरकार हो, खुद मोदी जी हो या दूसरे तमाम नेता हो, जब भी बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की बात सभी करते हैं, और आप सब देखिए यहाँ सब महिलाएं हैं, तो उसके बाद भी लगता है कि कुछ बदलाव हुआ है। 5%, 2%, 3%, कहीं पर कोई बदलाव होता किसी के दावों वादों में लग रहा है। सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि बीजेपी इज द गवर्नमेंट ऑफ चेंज, और हमें सरकार से ये है सर आई कैन से कि सरकार ये काम कर सकती है तो सरकार को इन सब चीजों पे भी काम करना चाहिए। यस सर। देखिए महिला सेफ्टी बहुत जरूरी है, और घरेलू हिंसा जिस तरीके से उन्होंने कहा, और भी कई सारी चीजें हैं जिस पर सरकार को काम करना चाहिए। आगे आइए, क्या नाम है आपका? सूर्यांशी सिंह। सूर्यांशी, सबकी बात आप सुन रही हैं, मुझे यूथ के हिसाब से बताइए, क्योंकि इस वक्त हम कहीं भी जाकर बात करते हैं यूथ से, तो सबसे बड़ी जो बात होती है वो जॉब्स को लेकर होती है, फ्यूचर को लेकर होती है। उस लिहाज से आप लोग जिस लेवल पे अभी एजुकेशन में है, उसके बाद क्या लगता है आगे क्या रास्ते हो सकते हैं? गवर्नमेंट की तरफ से उस तरह की चीजें हैं, या अगर गवर्नमेंट सर्विसेज को लेकर बात होती है तो वो लिमिटेड है, उसके बाद आगे के लिए कुछ और दिखता है दूसरे सेक्टर्स में कुछ दिखता है? So, यूथ के लिए आज दो इश्यूज हैं, एक एम्प्लॉयमेंट, और अगर एम्प्लॉयमेंट चाहिए तो अच्छी एजुकेशन चाहिए। जो गवर्नमेंट है वो मेनली प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन तक फोकस करती है, क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया में लिटरेचर वगैरह बहुत सारे लोगों को प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन नहीं मिल पाती है। लेकिन अब जमाना बदल रहा है, अब यूथ भी बदल रहे हैं, और अब यूथ हायर एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं, और अब सेकेंडरी और प्राइमरी एजुकेशन से एम्प्लॉयमेंट भी नहीं मिलने वाली। वो टाइम गया जब आप 12th पास करके आपको जॉब मिल जाएगी। आजकल बहुत सारे लोग हैं जो ग्रेजुएशन से भी ऊपर जाना चाहते हैं, जो मास्टर्स करना चाहते हैं, जिनको रिसर्च में जाना है। अभी कल क्यूएस रैंकिंग आई है जिसमें जो इंडियन यूनिवर्सिटीज हैं वो मेनली साइंस यूनिवर्सिटीज, मुश्किल से 5 यूनिवर्सिटीज 45th रैंक के बाद हैं, और फिर जो मेजर यूनिवर्सिटीज है वो 200 के बाद है। और इंडिया में बहुत सारे ऐसे रिसर्च पेपर्स है जो इंडिया सेंटर नहीं है कि बहुत लोग अपना रिसर्च पेपर यहाँ लिखे। हालांकि चाइना के बाद हम लोग सबसे ज्यादा रिसर्च पेपर बनाते हैं, लेकिन हम लोग के रिसर्च पेपर्स पब्लिश नहीं होते हैं। उसका रीजन है कि हम लोग बहुत कंजर्वेटिव एजुकेशन पे, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन। तो यूथ के लिए सबसे पहले चाहिए कि आप हायर एजुकेशन जैसे ग्रेजुएशन और उसके अबव वाली एजुकेशन, और अगर वो बढ़ेगी तो लोगों की एक्सपर्टीज बढ़ेगी, और वो बढ़ने से ऑब्वियसली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का जो है वो भी स्टैंडर्ड बढ़ेगा। और रही बात गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की, तो ऑब्वियसली वहाँ पे सीट्स बहुत कम है, और आजकल ये ट्रेंड बन गया है कि गवर्नमेंट सर्विसेज की तरफ जाना है। हालांकि कितनी भी बात हो जाए कि प्राइवेट स्टार्टअप शुरू करना है, तो हम लोग को केवल शुरू नहीं करना है, हम लोग को उसको सस्टेन भी करके रखना है, क्योंकि जब कोई चीज शुरू हो जाए फिर आप उसको छोड़ देंगे तो वो नीचे ही जानी है। तो उस वजह से दो चीज होनी चाहिए, पहली हायर एजुकेशन और दूसरी सस्टेनेंस ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज यूथ के लिए। यहाँ पे वाराणसी में उस तरह की चीजें लग रही हैं कि डेवलप हुई हैं पिछले कुछ सालों में, जिस तरह के वादे दावे होते रहे यहाँ के यूथ के लिए? देश भर की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन अगर पर्टिकुलर इस शहर की हम बात करें, वाराणसी ऑब्वियसली एजुकेशन का हब है, क्योंकि यहाँ पे एशिया की सबसे लार्जेस्ट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है। लेकिन उसको छोड़ के हम लोग कितनी यूनिवर्सिटीज को जानते हैं जो बनारस से निकली हैं, या फिर जो उत्तर प्रदेश में आपकी मेजोरिटी ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, बट उसके बाद और कोई यूनिवर्सिटी, सदियों से वही एक एक नाम हर कोई सुनता आ रहा है। तो ऐसे हाँ, अभी इसी मैनिफेस्टो में 300+ यूनिवर्सिटीज की बात की है सरकार ने, लेकिन आए दिन यूनिवर्सिटीज बनती हैं, और आए दिन उसमें से बहुत सारी शेल यूनिवर्सिटीज हो जाती हैं, लेकिन कितने लोग जानते हैं? तो इसीलिए जो चला आ रहा है वो चला आ रहा है, यूनिवर्सिटीज बन रही हैं लेकिन उनको रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है, तो वो चीज यहाँ पे नहीं देखने को मिल रही है। वो नहीं हो पा रहा है, तो सरकार को और बेहतर काम करना चाहिए, अभी उस तरीके से नहीं हो रहा है। हाँ, सरकार बनाए, वो बना रही है, बट उसको रिकॉग्निशन दे, उसको ऐसा कुछ करे कि बच्चे यहाँ से बाहर जाने की बजाय
3-4 यूनिवर्सिटीज के लिए बाहर से यहाँ आए कि वो वाकई एक एजुकेशन का हब बन जाए वाराणसी। इम्पोर्टेंट है, एजुकेशन का हब रहा है वाराणसी, उसको और थोड़ा डेवलप समय की जरूरत के हिसाब से, जिस तरीके से समय बदल रहा है। क्या नाम है आपका? कामना सिंह। कामना, क्या स्टूडेंट्स के इश्यूज हैं? सब अपनी अपनी बातें बता रहे हैं, आपको क्या लगता है क्या सबसे बड़ी चुनौती है इस वक्त यहाँ के छात्रों के सामने? सर यहाँ के छात्रों के सामने तो आप डेली लाइफ में जो सफ़र कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं। सर मैं बात करना भी चाहूँगी कि जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में इंडिया 5th नंबर पे आ गया है यूके को सरपास करके। बट सर जो हमारा बेसिक बैकबोन है ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, हम मेनली मैं यहाँ बात करना चाहूँगी फार्मर्स की। सर मेरा ये सजेशन है जो भी आने वाली गवर्नमेंट रहे कि आप एक फार्मर सैलरी बिल लाइए, जिसकी वजह से उनको एक परमानेंट जैसे होता नहीं है सैलरी मिले उनके, क्योंकि वो भी एक काम कर रहे हैं आपकी, उनकी वजह से आपका आगे का सारा प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, बिजनेसमैन हो, सब कुछ चल रहा है, तो उनको मिले। इससे सर बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। पहला जो ओवर पॉपुलेशन है सिटी में वो सॉल्व होगा। सर जो डेवलपमेंट है, जब लोग वहाँ रहेंगे उन्हें अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, उन्हें दिख रहा होगा कि हाँ डेवलपमेंट हो रहा है। तो अगर मेरे गांव में बहुत डेवलपमेंट हुआ रहता तो हो सकता है कि मैं यहाँ ना आती, तो वो चीज़ वहाँ पर सुधरेंगी। ग्लोबल वार्मिंग का जो प्रॉब्लम है वो सही होगा। एंड सर और अगर ये सर ऐसा नहीं कि किसी के ड्रॉबैक्स नहीं होते, सबके होते हैं, लेकिन फायदे और नुकसान दोनों देख के करना चाहिए। और अगर अच्छे से ये इम्प्लीमेंट हुआ तो फार्मर्स भी खुश रहेंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट भी खुश रहेंगे और बिजनेसमैन भी। और मैं फार्मर्स में वो हर कैटेगरी के फार्मर्स की बात कर रही हूँ, ये नहीं कि कोई जनरल है, कोई एससी है, कोई एसटी है। एंड सर सेकंड थिंग, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सेक्स एजुकेशन नहीं शामिल है। आप हम वायलेंस की बात कर रहे हैं, हम रेप की बात कर रहे हैं, हम मैरिटल रेप की बात कर रहे हैं, ये सब गलत है। आप ये देखिए ना कि आपको एजुकेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। लोग नहीं जानते, हम भी बहुत कुछ नहीं जानते इसके बारे में, तो इसे हमें स्कूल लेवल पे और खासकर कॉलेज लेवल पे तो जरूर लागू करना चाहिए। इससे और आप ये नहीं कह सकते कि वो रेपिस्ट है तो वो एजुकेशन मतलब वो लिटरेट नहीं होंगे। आजकल के बहुत ज्यादा आप आफ्ताब वाला केस देख लीजिए, दिल्ली का, प्रॉपर लिटरेट पर्सन है वो, लेकिन उसने कितनी गंदे काम किए हैं। तो आपको एजुकेशन भी चाहिए, सेक्स एजुकेशन प्लस फियर भी चाहिए। हमारा जो जुडिशियल प्रोसेस है उसमें मैंने मेरे पापा इस फील्ड में है तो मैं जानती हूँ कि उसमें ये आज 70 साल हो गया था, एक केस चल रहा था और उसमें मर चुका है, लेकिन वो केस चल रहा है। जुडिशियल ये जो जुडिशियल प्रोसेस है ये भी बहुत ज्यादा कहेंगे, एक टाइम लिमिट सेट करनी होगी। केसेस चल रहे हैं, डेट्स लग रही हैं, वो आ नहीं रहे हैं, समन जा रहा है, ये प्रॉब्लम है। एंड सर थर्ड एंड फोर्थ थिंग कि करप्शन जो है वो बहुत काम किया है। हम योगी जी से भी खुश हैं, हम मोदी जी से भी खुश हैं, लेकिन सर एट द बेसिक लेवल जैसे दिल्ली गवर्नमेंट में मैं इसमें मानूंगी कि उन्होंने प्राइमरी जो एजुकेशन है उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा किया है, टीचर की क्वालिटी भी अच्छा है। सिर्फ मिड डे मील प्रोवाइड करने से कुछ नहीं होता। तो आपको हर जगह ये चीज सही करनी पड़ेगी, क्योंकि सर मोस्ट ऑफ दी लोग जो है वहीं जाते हैं, मतलब प्राइमरी स्कूल्स में वहीं जाते हैं। और सर मेरा एक ये भी है कि आप रिजर्वेशन दीजिए, आप सबको रिजर्वेशन दीजिए, क्योंकि वो उनके मतलब होता नहीं, उनको जरूरत भी है। लेकिन सर जो जनरल कैटेगरी में रिजर्वेशन वाले आ जाते हैं उसको नहीं यूज करके, वो चीज आप हटाइए। मतलब जनरल कैटेगरी में भी आप देखते नहीं है कि मैंने यूज नहीं किया, मेरा भाई यूज कर लेगा, मैं एबल हूं, मैं निकाल लूंगी, तो मैं जनरल कैटेगरी में। आप जनरल वाले की भी सीट ले लो। आप ये नहीं समझ रहे हो जनरल वाले बच्चे भी सफर करते हैं। जनरल वाले तो इसको इकोनॉमिक आधार पे नहीं हो जाना चाहिए, आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन नहीं हो जाना। सर आर्थिक आधार पे आर्थिक आधार पर सफर करते हैं, ये सब वो भी देखना पड़ेगा और ये भी देखना पड़ेगा ना कि कितनी किसकी कैपेबिलिटी है। जनरल वाले बच्चे भी सफर करते हैं। मैं एक जनरल कैटेगरी से आती हूँ। मैं यहाँ पर मान लीजिए 100 मार्क्स का पेपर है, मैं 80 ला रही हूँ, मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन मान लीजिए कोई ऐसे SC ST से ही है, वो वेल डेवलप्ड फैमिली से है, उसको मिल रहा है उसका, लेकिन वो अगर 60 भी या 50 भी ला ले रहा है तो उसका सिलेक्शन हो जा रहा है। तो सर ये 3-4 चीजें हैं कि जिसपे गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि हम बीजेपी को वोट देंगे इसलिए क्योंकि बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है। सारी पार्टीज के सबके अपने ड्रॉबैक्स होते हैं। हम इसलिए भी वोट देंगे क्योंकि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन फेस नहीं है, फेस लीडर का, इसीलिए हम। अभी आपको लगता है बीजेपी कुछ बेहतर काम कर रही है? बीजेपी बहुत अच्छे काम कर रही है, लेकिन मेरा ये मानना है कि उसे और भी काफी एरियाज में फोकस करने की जरूरत है। जैसे बीजेपी ने बहुत इंटरनेशनल लेवल पे बहुत स्ट्रॉन्ग किया है, हमारी जो इमेज है उसको। इंफ्रास्ट्रक्चर नितिन गडकरी जी ने तो बहुत ही अच्छा किया है, रोड के मामले में, सबके मामले में। लेकिन सर ये कुछ ऐसी चीजें है ना कि आप इनको कर लेंगे तो हो सकता है कि हाँ, बीजेपी अपने इन्हीं सब कामों की वजह से 2019 में एंटी इनकम्बेंसी को रोक पाई है। और अगर ये इन पे ध्यान दे देगी तो हो सकता है कि वो आगे इलेक्शंस जीते। और मेरा ये जो फार्मर्स बिल वाला और ये सब है, वो सब जो भी आएगा, मेरी उससे रिक्वेस्ट है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।